नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सीटेट ईवीएस का क्लास नंबर दूसरा है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो आपका अभी परीक्षा आपके 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाली है, उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास आ चुकी है दोस्तों, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों इस क्लास का मोटिव ये है कि इसमें क्वेश्चंस और आपके थ्योरी बेस है। ठीक है, क्वेश्चंस भी रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी या अपडेट जानकारी है उसको भी यहाँ पे साझा किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ मधुबनी चित्रकला जो है उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा इसमें से गलत है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे कथन जो एक है उसको देखते हैं। कहा गया है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों जैसे रंग आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। सी है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम जो है मधुबनी के नाम पे पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि मधुबनी जो है राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का एक जिला है। ये गलत हो गया। अब आपके पास 3 बच रहा है और प्रत्येक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 3 ही इसका सही जवाब है। तो बच कौन रहा है? ए, बी और सी बच रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपको ए, बी, सी दिखे वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जान लीजिए कि मधुबनी चित्रकला जो है बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध चित्रकला है और इन चित्रों को बनाने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों से प्राप्त रंगों का उपयोग किया जाता है। इस चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम जो है मधुबनी के नाम पे पड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलिए मधुबनी चित्रकला से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक कला है जिसका नाम जिला मधुबनी बिहार के नाम पे रखा गया। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया कि मधुबनी जो है बिहार का एक जिला है जिसके नाम पे इस कला का नाम जो है रखा गया। मधुबनी जो है या मिथिला उत्तर बिहार का एक छोटा और प्रचलित जिला है। मधुबनी क्या है? उत्तर बिहार का एक छोटा सा और प्राचीन जिला है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सीता का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ पे पौराणिक कथा इसकी है कि यहाँ पे जो देवी सीता है उनका क्या है? जन्म स्थान है। यह रंगों से भरी बहुत ही अयोग्य रेखाओं से युक्त रेखा चित्रों की विशेषता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मधुबनी जो है बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है जिसका नाम बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे पड़ा है। मधुबनी या मिथिला जो है उत्तर बिहार का एक छोटा और प्राचीन जिला है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सीता का जन्म स्थान कहा जाता है और रामायण में भी इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। कौन सा पक्षी ऐसा है इसमें से जो कि पेड़ के सबसे ऊंचाई पर अपने घोंसले का निर्माण करता है? सनबर्ड हुआ, इंडियन रॉबिन, कौवा या डब। तो दोस्तों कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है। अब नीचे चलते हैं, कुछ और पक्षियों के घोंसले के बारे में यहाँ पे विशेषता दी गई है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आगे है, यहाँ पे कहा गया है कि पक्षी घोंसले का निर्माण क्यों करते हैं? पक्षी अपने अंडे देने और अपने छोटे बच्चों को सेने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। तो घोंसला का निर्माण दोस्तों समझ में आ गया क्यों किया जाता है? अंडे देने के लिए और अपने बच्चे को सेने के लिए ही घोंसले का निर्माण किया जाता है। सभी पक्षी घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं। कोयल है एक कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो पूछ लेता है कभी कभी कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि कभी घोंसले का निर्माण नहीं करता है और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देता है? तो यहाँ पे दोस्तों कोयल जो होती है कभी भी अपने घोंसले का जो है निर्माण नहीं करती है। यह अपना अंडा जो है वो कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। विभिन्न पक्षी जो हैं विभिन्न स्थानों, कुछ जमीनी स्तर पर तो कुछ ऊंचे वृक्षों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। विभिन्न पक्षी अपने घोंसले के निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों और विभिन्न सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जो घोंसला बनाने का तरीका होता है सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कुछ पक्षी जो है पेड़ की ऊंची डाल पे बना लेंगे तो कुछ पक्षी जो है पेड़ के अंदर
जहाँ पे खाली स्थान रहेगा दोस्तों उसमें बना लेंगे, या तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे या कह सकते हैं पहाड़ियों के पीछे, सबका अपना अपना जो तरीका है वो अलग अलग होता है घोंसले बनाने का। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और आगे क्या है। यहाँ पे कहा गया कौवा जो है, कौवा एक पेड़ की ऊंचाई पर सामग्री के सभी प्रकार के साथ अपना जो है घोंसला बनाता है। कबूतर और कैक्टस की बात की जाए तो पौधे या मेहंदी के पौधे के बीच अपने घोंसले का निर्माण करता है। वहीं गौरैया और कबूतर की बात की जाए तो एक अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे या एक जगह पर अपना जो घोंसला है उसको बनाते हैं। बारबेट या ठठेरे पक्षी जो होते हैं एक पेड़ के तने में एक छेद में अपने घोंसले का निर्माण करते हैं या घोंसला बनाते हैं। बारबेट पक्षी की अगर बात की जाए या ठठेरे जिसको बोलते हैं, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पेड़ के तने में एक छेद में अपने घोंसले का जो है निर्माण करते हैं। कहा गया कि डार्जिन पक्षी जो है, डार्जिन चिड़िया जो है एक झाड़ी के साथ दो पत्तों के सिलाई द्वारा अपने घोंसले बनाने के लिए अपने तेज चोंच उपयोग करती है। दोस्तों इसका डार्जिन पक्षी जो है दोस्तों ये दर्जी के नाम पे पड़ा हुआ है। क्या करती है, दो पत्तों को आपस में सिलाई करके अपने घोंसले का निर्माण करती है। अपने अंडे को पत्ती की तह में रख देता है जिससे ऊपर बनाना है, जिसे उसने बनाया है। कहा गया कि सनबर्ड क्या है, सनबर्ड का घोंसला एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका होता है। आप देखे होंगे कि पेड़ के टहने से या झटके से एक लटका हुआ दोस्तों घोंसला होता है, वो किसका होता है, सनबर्ड का होता है। वहीं अगर राबिन पक्षी की बात की जाए तो राबिन अपने घोंसला जो है मुलायम टहनियाँ, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर पेड़ के निचली शाखाओं या कभी कभी शीर्ष पर भी अपने घोंसला जो है उसका निर्माण करता है। तो ये रही दोस्तों कुछ पक्षियों के घोंसलों के बारे में बातें, अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो इसको दोस्तों पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं, डैश डैश देख सकते हैं। कहा गया जो जानवर रात में जागते हैं वो वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंगों में, तो केवल लाल रंगों में। तो जो जानवर रात में जागते हैं वो वस्तुओं को केवल काले और सफ़ेद रंगों में ही उसको देख पाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि कुछ जानवर जो हैं दिन में सक्रिय होते हैं जबकि अन्य रात में सक्रिय होते हैं। जो रात में सक्रिय होते हैं, कहने का मतलब कि जो रात में जागते रहते हैं उन्हें निशाचर जानवर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्हें निशाचर जानवर कहते हैं। निशाचर जानवरों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे चमगादड़ हुआ, रेगिस्तानी चूहे हुए, रेगिस्तानी सांप हुए, उल्लू हुए। ये सभी क्या होते हैं, आपके रात्रिचर या निशाचर जानवरों के एग्जाम्पल्स हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर आमतौर पर दिन में भीषण गर्मी से बचने के लिए रात का समय लेते हैं। जो रेगिस्तान में जानवर हैं दोस्तों उनको कह सकते हैं कि वो सभी लगभग जितने जानवर पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं, क्योंकि दिन में भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ पे और इसलिए वो रात का समय जो है उसको अपने भोजन या कह सकते हैं कि शिकार करने के लिए उसका यूज करते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को देख पाते हैं। उनकी आंखों को रात के दौरान दृष्टि बढ़ाने के लिए संशोधित होती है और उनके पास बहुत बड़े बड़े पुतलियां होती हैं। जैसे उल्लू की आप आंखें पुतली देखे होंगे तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और उल्लू की एक विशेषता होती है, कहते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को सबसे अधिक घुमा लेता है, तो उल्लू होता है जो कि अपनी गर्दन को सबसे अधिक घुमा लेता है। और एक प्रश्न आता है पक्षियों से, कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना होती है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा जो है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये पूछने का मतलब यही है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम जो है किस तरीके का होना चाहिए। अंत में अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, परिवेश का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, शब्दों की सटीक परिभाषा पर अधिक जोर दें। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम की बात की जा रही, तो प्रवेश का पता लगाने के लिए अवसर, जहाँ पे बच्चे के अवसर देने की बात की जाए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, वो आपका राइट जवाब
होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अब यहाँ पे कुछ और तथ्य देख लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षण को प्राथमिक चरण में शामिल करने के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है कि परिवेश का पता लगाने के लिए उसको क्या करना, अवसर प्रदान करना, बच्चे को मानवता और पर्यावरण के बीच संबंधों की प्रकृति से अवगत कराना, जिस पर वे क्या हैं, निर्भर हैं, ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए पर्यावरण और विकास संबंधित कौशल को समझना और हल करना, बच्चों को पर्यावरण और इसकी गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण के लिए ध्वनि चर्चा और नागरिक कार्यों के लिए अग्रणी दृष्टिकोण और प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक में शामिल किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों विभिन्न उद्देश्य हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने प्रवेश में खुद दोस्तों सक्रिय रहें और उनको अपने प्रवेश का पता लगाने के लिए उनको अवसर प्रदान करना चाहिए, या बच्चों को मानवता और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उससे अवगत कराना चाहिए, जिस पर बच्चे क्या है वे निर्भर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीति 5वीं कक्षा के छात्रों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं को पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी होने की संभावना है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, छात्रों को एक प्रदूषित नदी के क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाना, छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं को लेने के लिए कहना, वायु जल ध्वनि प्रदूषण पर बात करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। तो विशेषज्ञों को आमंत्रित करने से बच्चा जो है वो पर्यावरण के प्रति जो है या पर्यावरण संबंधित चिंताओं पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, जबकि बच्चे को अगर वांछित उद्देश्य अगर प्राप्त करना है तो बच्चे को पर्यावरण संबंधित चिंताओं को पढ़ाने के लिए अगर वो चाहते हैं कि प्रदूषण पर अधिक जोर दिया जाए तो छात्रों को एक प्रदूषित नदी का क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। जाहिर सी बात है, जब बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से देखेगा या क्षेत्र भ्रमण जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा ही उस चीज़ों को सीखेगा या समझेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है कि छात्रों को एक प्रदूषित नदी के क्षेत्र पर क्या करना, भ्रमण पर ले जाना। देखिए कहा गया है कि जब बच्चे प्रदूषण पर एक समूह परियोजना को अंजाम देते हैं तो शिक्षक न केवल सामग्री बल्कि अन्य कौशलों से भी संबंधित विभिन्न पहलुओं का क्या करता है, आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की क्षमता, सहभागिता की गुणवत्ता, छात्रों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उन समूहों के सदस्यों के नाम बताइए जिन्होंने अक्सर एक दूसरे की मदद की है, अपने समूह में मित्रों का नाम दें। तो ये दोस्तों रहा बच्चों को प्रदूषण, या कह सकते हैं कि जब बच्चे प्रदूषण पर एक समूह परियोजना को अंजाम देते हैं तब ये चीज़ें उनके अंदर विकसित होती हैं या विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्षेत्र भ्रमण, तो ये तो आपका सही है ही, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ और कही गई थी, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो उस चीज़ों को आपको आंसर देना चाहिए। तो छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं को में भाग लेने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। दो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न के लिए तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा गया कि मृत सागर क्या है। एक समुद्र जिसका जल विषैला है, एक समुद्र जो सभी महासागरों समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी अधिक क्या है, खारा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मृत सागर कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मृत सागर कहाँ स्थित है इसको भी जान लीजिए, और क्यों दोस्तों, इसकी क्या और विशेषताएं इसको जान लीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मृत सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है, इजराइल में स्थित है। इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में जाना जाता है और जल में अधिक मात्रा में मौजूद नमक की वजह से इसका घनत्व तो बहुत अधिक है। इसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, इसलिए इसका घनत्व जो है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और यह भी कहा जाता है कि मनुष्य मृत सागर में नहीं डूबते, वे तैरते रहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मृत सागर में कोई भी व्यक्ति जो है डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है, क्योंकि इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। और मृत सागर कहा जाता है क्योंकि कोई भी जीवित जीव इसके अत्यधिक खारे पानी में नहीं रह सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृत सागर कहा जाता है। मृत सागर कहने का मतलब यही है कि कोई भी जीवित जीव है इसके अत्यधिक खारे पानी में जीवित नहीं रह सकता या नहीं रह पाता है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस में एक अच्छे गृह कार्य को मुख्य रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराव और पुनर्वलन पे, अधिगम में दक्षता पर, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह, समय का बेहतर उपयोग। तो ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छे गृह कार्य जो है दोस्तों उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके विस्तृत अधिगम के चुनौती और उत्साह पे। जब बच्चा जो है उसका गृह कार्य ऐसा देना चाहिए ताकि बच्चे को सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि बच्चे में उत्साह भी हो कि इसके आगे क्या चीज़ें होंगी, और चुनौती भरा होगा तो उसका जो अधिगम है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा या बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। अब एक अच्छे दत्त कार्य की या कह सकते हैं कि एक अच्छे गृह कार्य की विशेषता क्या होती है उसको जान लीजिए यहाँ पे कि एक अच्छा गृह कार्य क्या होता है। छात्रों को विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह दे। छात्र जो है उस ऐसा गृहकार होना चाहिए ताकि छात्र जो है उनके अधिगम का जो सीखने की जो क्षमता है वो विस्तृत हो सके और बढ़ सके। उसके लिए उसमें जो चुनौतियां हैं, चुनौती भरा होना चाहिए और उत्साह वाला होना चाहिए। ऐसा गृहकार बच्चों को देना चाहिए। प्राकृतिक के साथ साथ बाहरी अवलोकन और परस्पर प्रभाव का भी अवसर दें। साथियों और अन्य सहभागियों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श करने का मौका दें ताकि बच्चा जो है वो अपने सहपाठियों या सहभागियों के साथ परस्पर विचार करके फिर उस प्रश्न का या उसका जवाब दे सके, या उसको ऐसा मौका मिलना चाहिए। समूह चर्चा सहयोग गतिविधियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। नए अधिगम के लिए अपने पूर्व ज्ञान को संबंधित करने के लिए छात्र को सक्षम बनाएं ताकि जो छात्र है वो अपने पूर्व ज्ञान को संबंधित करके जो गृह कार्य ऐसा देना चाहिए ताकि बच्चा जो है उससे कुछ पुराने तथ्यों से रिलेटेड गृह कार्य देना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपने पूर्व के ज्ञान से संबंधित करने में जो छात्र है वो सक्षम हो सके। माता पिता को अधिगम को स्पष्ट संदेह के लिए अपनी गतिविधियों बच्चों के साथ भाग लेने का भी मौका दें ताकि जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी बच्चे की गतिविधियों में उसका साथ दे सकें। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के शिक्षण में कक्षा में पूछताछ की तकनीकों का सबसे अच्छा उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए, व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ईवीएस के शिक्षण में कक्षा में पूछताछ कहने का मतलब है कि प्रश्न उत्तर तकनीकों का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए। जब छात्र जो है प्रश्न पूछेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जिज्ञासा जागृत होगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे तो कुछ चीज़ें सीखेंगे और उससे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी कि आखिर भाई इसमें और क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, तो शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए कक्षा में पूछताछ तकनीकों का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए, प्रश्न कौशल जो है परिस्थितियाँ, वस्तुओं और उदाहरणों और विचारों के बारे में प्रश्नों को तैयार करने और जवाब देने की किसी क्षमता को संदर्भित करता है। प्रश्न स्वयं से या अन्य लोगों से प्राप्त हो सकते हैं। ईवीएस शिक्षण में कक्षा की पूछताछ तकनीक का उपयोग सीखने वालों में उत्सुकता जगाने के लिए किया जाता है। निम्न स्तरीय प्रश्न और उच्च स्तरीय प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न स्तरीय होते हैं और दूसरा उच्च स्तरीय होते हैं। निम्न स्तरीय प्रश्नों में से एक को याद में दर्ज की गई जानकारी को याद रखने की आवश्यकता होती है, वहीं किसी विषय के ज्ञान के व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं। और उच्च स्तरीय प्रश्नों के लिए किसी व्यक्ति को सूचना को संसाधित करने की आवश्यकता होती है बजाय इसे याद करने की। जो उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों उसमें विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है, उसमें किसी प्रकार की उसमें आवश्यकताएं होती है इसके बजाय याद करने की। ठीक है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं होती है निम्न स्तर प्रश्नों की तरह से, लेकिन उच्च स्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको सूचनाओं से संबंधित संसाधित करने की आवश्यकता होती है बजाय याद करने की। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, कहा गया है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे एक कथन है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदियों पर अंगुली चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ब्रेल लिपि जो है दोस्तों आपको बता दें कि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे बिंदु जो है बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही।
यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत। ये जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। उठी हुई बिंदियों पर उंगलियों चलाकर इसे पढ़ा जाता है। जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, दिव्यांग जनों के लिए दोस्तों ये चीज़ें यूज की जाती हैं, ताकि बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को हाथ अपना फेर के उसको पढ़ सके। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि कथन 1, 3 और 4 जो है वो सही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? आपका ब्रेल लिपि है, और इसे 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया था। ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण है। इसमें 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण है। प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन, एक सामान्य शब्द या एक व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। आगे कहा गया है कि प्रत्येक बिंदु जो है 3 बिंदु 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के प्रकोष्ठों में व्यवस्थित होते हैं। और कह दें कि इस प्रतिरूप जब ब्रेल शीट पर उभरा होता है तो नेत्रहीन विकलांगों को स्पर्श करके शब्दों को पहचानने में क्या करता है? मदद करता है। उसे छूने में आसान बनाने के लिए बिंदु को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है, और यह लिपि नुकीले उपकरणों का उपयोग करके छापी या हाथ द्वारा बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा कि ब्रेल लिपि जो है वो होती क्या है, और कब बनाया गया था, और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और किसके लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। आगे चलें यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है, कथन एक है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। वहीं कथन सेकंड है कि मधुमक्खी जो है लीची के फूलों से आकर्षित होती है। और तीसरा कथन है कि मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, और मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, मधुमक्खी पालन के बारे में जो यहाँ पे जो भी कथन दिया गया है कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है, कहा गया है कि जनवरी से मार्च उपयुक्त समय, अच्छा समय माना जाता है, बिल्कुल गलत है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो मंथ है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो माना जाता है। मधुमक्खी लीची के फूलों को आकर्षित करती हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे को जन्म देती है, इस कारण सबसे उपयुक्त समय यही माना जाता है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों से क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। और कृत्रिम संस्कृति में शहद के लिए सिरप, मधु बनाने के लिए चीनी का उपयोग या चीनी जो है वो दी जाती है। मधुमक्खियों को छत्तों को साफ करने के लिए दवाओं का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को भंडारण करने के लिए क्या होती है? बक्से की जरूरत होती है, आवश्यकता जो है वो पड़ती है यहाँ पे।